पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के दौरान इंडिया ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया और इसके साथ एक अजीब हरकत ये की कि सलाल डैम की सेडिमेंटेशन फ्लशिंग शुरू कर दी 1 मई से 3 मई के दरमियान। ये प्रोसेस आमतौर पर दोनों मुल्कों की मुशावरत से होता है, लेकिन अभी चूँकि मुआहदा मुअत्तल था तो इंडिया ने बगैर बताए ये प्रोसेस शुरू कर दिया। अब ये प्रोसेस पाकिस्तान की ज़राअत के ऊपर क्या असरात रखेगा, और सबसे बड़ी बात ये सिंध तास मुआहदा जो कि वर्ल्ड बैंक के इंटरमीडिएशन से तय पाया था, अब क्या इसको एक तरफ से रोकना, सस्पेंड करना मुमकिन भी है या नहीं, और सस्पेंड करने की सूरत में कौन कौन से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं। अब पानी की ये जारहियत जो है, पानी की ये जंग क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है, पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुँचाया जा सकता है, क्या इंडिया के लिए पाकिस्तान का पानी रोकना मुमकिन है या फिर पानी रोके बगैर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इन तमाम अवामिल के ऊपर बात करते हैं आज इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ। इंडिया और पाकिस्तान में पानी की तकसीम का फार्मूला सिंध तास मुआहदे से तय पाया। अब इसके तहत सिंध, झेलम और चनाब का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करे। इस मुआहदे की तफसीलात तो अलग से इसी चैनल पर मौजूद है, हमारी इस वीडियो सीरीज़ का हिस्सा है। यहाँ बात करते हैं उस एक एडवांटेज की जो इस मुआहदे के दौरान इंडिया को मिला और उसी वजह से आज इंडिया पाकिस्तान के साथ आबी जंग या आबी जारहियत करने के काबिल है। अब वो एडवांटेज ये है कि इंडिया को इस मुआहदे के तहत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने की इजाज़त दी। अब इस पावर प्रोजेक्ट में बजाते खुद तो इतना मसला नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि सिंध तास मुआहदे के अंदर काफ़ी सारे लूप होल्स छोड़े गए और उनकी वजह से इंडिया को पाकिस्तान की तरफ जो पानी है उसके फ्लो को कंट्रोल करने का इख्तियार मिला। वो ऐसे कि इंडिया को इन डैम्स के ऊपर स्लूस गेट लगाने की इजाज़त मिल गई, जो कि कंट्रोल गेट्स होते हैं, वो पानी को रोकने और फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये इजाज़त इंडिया को मिली कैसे? बगलियार डैम के केस में, किशनगंगा डैम के केस में बतौर ख़ास जो इंटरनेशनल कोर्ट में हमारा केस था, हम वो केस हार गए और उसकी वजह से इंडिया को ये इजाज़त मिली। इसकी तफसील एक एक डैम की अलग से हमने डिस्कस की है इसी वीडियो सीरीज़ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ मुख्तसर उसका आइडिया देने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब चूँकि इंडिया के पास ये अथॉरिटी या ये फीचर आ चुका है कि वो स्लूस गेट अपने डैम्स के ऊपर लगा चुका है, अब वो फ्लो को मैनिपुलेट कर सकता है। अब इस चीज़ को वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कैसे कर सकता है अपने एडवांटेज के लिए? अब सबसे पहली बात यह है कि क्या इंडिया पाकिस्तान का सारा पानी रोक लेगा, गेट बंद कर देगा? तो इसका जवाब ये है कि देखें, दरिया का एक नेचुरल फ्लो होता है और लगातार पानी आ रहा है। पानी को इस तरह से एज सच रोकना तो मुमकिन नहीं हो, और अगर आपके पास बहुत बड़ा रेजरवायर हो, जितना भी बड़ा आपके पास रेजरवायर हो, स्टोरेज हो, आखिर को वो भर जाएगी और पानी तो फ्लो करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया के पास जितने भी ये रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, झेलम, चनाब और सिंध के ऊपर, इनकी जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी बनती है वो कोई तकरीबन 0.8 मिलियन एकड़ फुट है। ठीक है, 1 मिलियन एकड़ फुट से भी कम है, 0.8 मिलियन एकड़ फुट। और जो रेफरेंस के लिए मैं आपको बताऊं कि जो हमारा तरबेला डैम, इसकी टोटल कैपेसिटी है 6.8 मिलियन एकड़ फुट। तो आप ये कह सकते हैं कि रफली इसका 7वां हिस्सा। ये एक अच्छी स्टोरेज है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है। लेकिन असल मसला है स्टोरेज का नहीं, मतलब इस तरह से पानी को रोकना तो मुमकिन नहीं है। और फिर ये कि ये सारा पानी रोक कर वो इंडिया अपने किसी इस्तेमाल में ला लें, अब नहरें निकाल के ले जाए, टनल बना के कहीं ले जाए। पहली बात तो ये है कि ऐसा करना इंडिया के लिए मुमकिन नहीं, लीगली भी मुमकिन नहीं है, और अभी इस वक्त तक इंडिया के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। वो कि ये ज़रूर मौजूद है कि इंडिया मुख्तलिफ लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हुए टनल्स और कैनाल्स के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। उसकी तफसीलात हम आगे जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हम आज के हवाले से बात करें तो इस वक्त तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो बात यह है कि फ़्लो पाकिस्तान की तरफ आने से तो नहीं रोकेगा, होता यह है कि इस फ्लो को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इस फ्लो को डिस्टर्ब किया जा सकता है इन डैम्स के साथ जो इनके ऊपर स्लूस गेट लगे हैं उनकी मदद से। अब ये काम कैसे होगा, इसको समझने के लिए ना आप ज़रा ये डायग्राम देखें और इनके जो इंडिया के डैम्स हैं उनकी पोजीशन देखें। अब ज़रा चनाब के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये डैम एक लाइन के अंदर है। बगलियार डैम पहले आता है, फिर सलाल डैम आता है, और उसके बाद डलहस्ती डैम है, और उसके आगे फिर रतले डैम, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन ये अभी बन रहा है। और इसी तरह दरियाए झेलम के ऊपर लोअर झेलम पावर प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद उरी का पावर प्रोजेक्ट है। ये 2 पावर प्रोजेक्ट है, उरी 1, उरी 2, और उसके बाद है किशनगंगा डैम, और किशनगंगा के बाद इसका पानी वूलर लेक में छोड़ दिया जाता है। और इसी तरह दरिया सिंध के ऊपर भी नीमू बजगू है, चुटका डैम है। इनकी स्टोरेज बड़ी छोटी सी है लेकिन ये डैम ज़रूर बने हुए हैं। अब मामला ये है कि ये जितने भी डैम एक लाइन में अंदर हैं, इनके ऊपर हर डैम के अंदर 24 से 48 घंटे के लिए पानी को रोकना मुमकिन है।
24 से 48 घंटे के लिए गेट बंद करेंगे, अपना रेजरवायर फुल करेंगे और फिर उसके बाद पानी छोड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि पहले डैम को रोका गया 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए, उसको फिल किया, फिर वहाँ से पानी छोड़ा, तो उसके बाद फिर आगे एक और डैम है, फिर उसको 48 से 24 घंटे के लिए रोका गया, फिर इसी तरह तीसरा डैम है। तो ये जो लगातार एक सीरीज़ में डैम है, इनकी मदद से 8-10 दिन से लेकर 14 से 15 दिन तक पाकिस्तान का पानी डिले किया जा सकता है। अब ज़राअत के मामले में आप सब ये समझ सकते हैं कि पानी का डिले होना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि फसल का जो सीज़न होता है उसका एक टाइम होता है। 10-15 दिन बहुत बड़ा टाइम है किसी फसल के लिए, क्योंकि फसल को एक ख़ास टाइम पे पानी चाहिए, और अगर पानी टाइम पे ना मिले बड़ा काम ख़राब हो जाता है। और पानी का फ्लो किस तरह से डिस्टर्ब होता है इस टेक्निक के साथ, ये आप इस ग्राफ में देखें कि पानी एक नॉर्मल फ्लो से काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो यानी पानी को फ्लो को पीक सीजन में रोक के डिले करके ज़राअत को काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अभी पिछले साल ही ऐसा किया गया, सितंबर के महीने में पानी को रोका गया, जिसकी वजह से दरिया चनाब का 20% से ज़्यादा पानी कम हो गया, और मजमूई तौर पर पंजाब को कम से कम 30% पानी की कमी का सामना करना पड़ा, और सिंध को 40% तक पानी की कमी का सामना करना पड़ा। अब ये बात याद रख लें कि सिंध में पानी की कमी से ठट्ठा, बदीन और सजावल के अजला का 25 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा बंजर हो चुका है पानी ना मिलने की वजह से। अब यहाँ पर मैं आपको एक अजीब बात ये बताऊँ कि सिंध तास मुआहदा अगर नाफिजुल अमल होगा मुकम्मल तौर पर, तब भी कानूनी तौर पर इस लूप होल का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है और उठाता है। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि मुआहदे के अंदर सिर्फ ये यकीन दहानी है कि पाकिस्तान की तरफ का फ़्लो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और डैम्स के जो गेट हैं वो 24 से 48 घंटे से ज़्यादा नहीं रोके जा सकते। लेकिन अब सीरीज़ के अंदर जो बहुत सारे डैम्स हैं जो आप देख चुके हैं, तो अब एक डैम पे 24 घंटे रोकें, 48 घंटे रोकें, फिर दूसरे पे रोकें, फिर तीसरे पे रोकें, तो 48 तरह करते करते तो ये टोटल में, जैसे मैंने आपको बताया, 10 दिन से लेकर 14-15 दिन तक का डिले बन जाता है। और अभी मज़ीद पावर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसा कि रतले डैम का पावर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और काफ़ी सारे डैम्स छोटे मोटे बन रहे हैं। अब इन सब के साथ क्या होगा कि मज़ीद मोर एंड मोर फ्लो कंट्रोल करने की और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, और डिले जो पाकिस्तान की तरफ आता है पानी का, ये मज़ीद ज़्यादा होता जाएगा। और अब इसी जगह पे जहाँ इस फ्लो मैनिपुलेशन से डिले होता है, दूसरी सूरत में इसका रिवर्स भी होता है। अब इस ग्राफ में अगेन अगर आप देखें तो ये नीचे वाली डिप के बाद फिर एक ऊपर वाली पीक भी आपको नज़र आ रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब पानी की ज़रूरत नहीं हो, या जब फ्लडिंग सीज़न हो, जब पानी वाफर मकदार में मौजूद हो, तो उसे एकदम छोड़ दिया जाए। अब जब एक दफ़ा छोड़ दिया जाएगा एकदम से, तो क्या होगा कि सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। अब वो सैलाबी सूरत हाल अगेन पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित होती है। और ये जो सडन रिलीज़ है, इसको काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। यानी 2008 में दरिया चनाब के अंदर 1.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से मुल्तान, झंग और हाफिजाबाद के लाखों एकड़ ज़मीन जो है बर्बाद हुई थी। लोगों के फसलों के साथ साथ लोगों के घर भी बर्बाद हुए थे। उसी तरह 2013 में दरिया झेलम के अंदर इजाफी पानी छोड़ा गया, जिसने कश्मीर के अंदर काफ़ी सारी फ्लैश फ्लडिंग का वो बायस बना। और अभी सिर्फ 2-3 साल पहले 2019 में सतलज के अंदर 2 लाख क्यूसेक के करीब इजाफी पानी छोड़ दिया गया। अब ये जो पानी छोड़ा गया था, ज़िला कसूर और ज़िला उकाड़ा की फसलों को खासतौर पर नुकसान पहुँचाया। तो मतलब एक दफ़ा पानी रोक के डिले कर लिया जाता है, दूसरी दफ़ा पानी को सडन रिलीज़ कर दिया जाता है तमाम डैम से। तो इससे क्या होता है कि एक तरफ पानी की कमी का शिकार होते हैं, दूसरी तरफ सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। और ये जो सैलाबी सूरत हाल बनती है, ये जो सडन रिलीज इंडिया करता है, इसके अंदर भी एक लूप होल का वो फ़ायदा उठा लेता है। और वो लूप होल ये है, यानी उसके ऊपर प्रॉपर कानून साजी हमारी तरफ से नहीं कराई गई, कि वो डैम सेफ्टी का बहाना बना लेते हैं, फ्लड सेफ्टी का बहाना बना लेते हैं और पानी को रिलीज़ कर देते हैं। अब खुद सोचें कि सारे डैम से एक साथ अगर पानी रिलीज़ होगा तो वो यकीनन एक मैसिव फ्लड की सूरत इख्तियार करेगा। तो अब फ्लो के इस मैनिपुलेशन के बाद एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है सेडिमेंटेशन फ्लशिंग, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया कि इंडिया ने बगैर बताए सलाल डैम की सेडिमेंटेशन फ्लशिंग शुरू कर दी। अब सेडिमेंटेशन फ्लशिंग बुनियादी तौर पर होता यह है कि दरिया के पानी के अंदर ना बहुत सारी रेत मट्टी होती है, ठीक है। तो उस रेत मट्टी को ना निकाला जाता है डैम के अंदर। डैम की बॉटम पे कंट्रोल गेट लगे होते हैं, वही जिनको हम स्लूस गेट कहते हैं। तो उन स्लूस गेट को खोला जाता है तो नीचे से मड, रेत वगैरह सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में निकल जाती है और इस तरह से डैम साफ़ हो जाता है। और इन गेट्स के लगाने के ऊपर ही पाकिस्तान को एतराज़ हुआ था और यही एतराज़ था कि भाई इस तरीके से तो ये हमें नुकसान पहुँचाएंगे, फ़्लो को भी कंट्रोल करेंगे, साथ में ये
सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, सडन रिलीज की, सडन फ्लशिंग की। अब लेकिन मसला वही है कि पाकिस्तान के पास जो कि टेक्निकल टीम थी नहीं, सिर्फ अंग्रेजी टट्टू मौजूद थे टीम के अंदर, लिहाजा अपने एतराज़ात को टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनका वो दिफा नहीं कर सके, तो इसलिए वो एतराज़ात उड़ा दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए और इंडिया को इन गेट्स लगाने की और ये सारा कुछ करने की इजाज़त मिल गई। और एक और बहुत बड़ी गलती ये हुई कि सेडिमेंटेशन फ्लशिंग जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका टाइम ये भी कहीं पे तय नहीं पाया था कि भाई किस टाइम पे हो सकती है, किस टाइम पे नहीं हो सकती और कितनी बार हो सकती है। अब इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर है। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उस वक्त तो चलो हो सकती है कि जब हालात नॉर्मल होंगे, लेकिन जब इस तरह तनाव की सूरत हाल बन जाती है, जब एक बॉर्डर पर कशीदगी होती है या फिर टेंशन होती है, तो ऐसी सूरत में अभी जो इंडिया ने हरकत की कि बगैर बताए सलाल डैम के अंदर सेडिमेंटेशन कर दी, फ्लशिंग कर दी, तो वो किसी भी डैम के लिए किसी भी वक्त कर सकता है। अब इस फ्लशिंग का नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि ये जो फ्लशिंग वाला पानी होता है, अब इसके अंदर चूँकि भारी मिकदार में रेत मट्टी वगैरह होती है, गंद होता है, तो ये पानी सबसे पहले तो हमारे जो स्टोरेज रिजर्वायर है, हमारे वाटर रिजर्वायर है, उनको भर देता है, उनके अंदर गंद ला के सारा जमा कर देता है। तो हमारे लिए ये एक एडिशनल एफर्ट करनी पड़ती है कि हमने अपने उन रिजर्वायर को साफ़ करना पड़ता है। हमारे डैम है, हमारे पास मंगला डैम है, तरबेला डैम है, उसके अंदर आके वो सारी रेत मट्टी डालेगा, तो उस मट्टी को हमने साफ़ करना होगा। एक मसला ये होता है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो कि हैवी मड होती है, तो ये हमारे बैराजों से हमारे नहरों के अंदर आती है, हमारी नहरों को भरती है, ये वहाँ पर भी नुकसानदेह होती है। और फिर ये पानी डायरेक्टली ज़राअत के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं होता। चलो फ्लड इरीगेशन में तो गुजारा हो भी सकता है, लेकिन जो स्प्रिंकल इरीगेशन सिस्टम है, खासतौर पर जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, वो तो बिल्कुल बंद हो जाता है, वो चौक हो जाता है, वो काम करने के काबिल ही नहीं रहता ऐसे पानी के अंदर। और फिर नहरों की सफाई के ऊपर भी हमारी कॉस्ट आएगी, हमारी एफर्ट लगती है, तो लिहाजा ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस पानी का, फ्लशिंग वाले पानी का सबसे बेहतर इस्तेमाल यही होता है कि इसको निकाल के समंदर में ही डाल दिया जाए। और सेडिमेंटेशन फ्लशिंग को हथियार के तौर पर इंडिया ने इस्तेमाल पहले भी किया है। 2010 में एक दफ़ा इंडिया ने बगलियार डैम से मैसिव सेडिमेंटेशन फ्लशिंग की थी और उसके नतीजे में पाकिस्तान के काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो लिहाजा ये भी एक हथियार है इंडिया के पास कि वो इसको भी इस्तेमाल कर सकता है हमारी ज़राअत और हमारे जो इरीगेशन और हमारा जो स्टोरेज सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक दिलचस्प बात भी बताऊँ कि ये जो सिल्ट होती है दरिया के पानी के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा अहम भी होती है। ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, इसके अंदर काफ़ी मिकदार में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में जो नेचुरल फ्लो के साथ आती है वो तो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन जो एक ही दफ़ा से फ्लश कर दी जाए, डैम के अंदर से एकदम से निकाली जाए, तो वो फ़ायदेमंद नहीं रहती, वो नुकसानदेह होती है। इसकी मिसाल बिल्कुल यूँ है कि अगर आप गंदम की रोटी आप खाते हैं, आपको बहुत ज़रूरत होती है और बहुत फ़ायदेमंद, लेकिन अगर आप 50 रोटियाँ एक ही दफ़ा में खा जाएँ तो वो यकीनन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा ही मामला होता है इस सेडिमेंटेशन फ्लशिंग का। ये सिल्ट फ़ायदेमंद होती है अगर ये नेचुरल फ्लो के साथ आती है, थोड़ी थोड़ी कर, एक ही दफ़ा से अगर आ जाएगी तो वो हर तरह से नुकसान। तो अब इन सारे मामलात के जवाब में पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या मुमकिन रास्ते हैं? इसके लिए देखें, सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स के ऊपर मुश्तमिल एक टेक्निकल टीम बनानी पड़ेगी जो कि पानी के मामलात को, हाइड्रोलॉजी को, डैम इंजीनियरिंग को अच्छी तरीके से समझती हो और वो इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर पॉलिसीज़ बनाए, रेगुलेशंस तय करें और जो लूप होल्स पहले छोड़े गए हैं, जो नाकामी और जो कमज़ोरियाँ पहले हमारे मुआहदे के अंदर, फिर मुआहदे के बाद जो हमारे केसेस थे, बगलियार डैम का केस था, किशनगंगा डैम का केस था, हमारा जो सलाल डैम का केस था, पै दर पै जो हमने नाकामियाँ इसमें फ़ेस की हैं, उनके पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक ठोस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए और जो अभी गुंजाइश बाकी है इसके ऊपर रेगुलेशन होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है सेडिमेंटेशन की, फ्लशिंग के टाइमिंग की, इसकी फ्रीक्वेंसी की, पानी के फ़्लो की और डैम के अंदर जो पानी का बहाव कम ज़्यादा किया जा सकता है, इसकी तमाम की इसकी टाइमिंग क्या होगी, ये किस टाइम पे हो सकता है, किस टाइम पे नहीं हो सकता, कितना गेट खोले जाएंगे, कितने नहीं खोले जाएंगे, ये प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए, इसका प्रॉपर इसको तय होना चाहिए। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारे पास शोबे के स्पेशलिस्ट होंगे, जब टेक्निकल इंजीनियर्स और वाटर एक्सपर्ट भी हमारी टीम में शामिल होंगे। ये CSS वाले अंग्रेज़ी टट्टू जब तक जाते रहेंगे तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और हम हमेशा की तरह केस हारते रहेंगे, जैसा कि हम पहले सारे ही केस तकरीबन हार चुके हैं। और रह गई बात यह कि सिंध तास मुआहदा जो इंडिया ने मुअत्तल किया, तो क्या इसके खिलाफ क्या होगा? देखिए, ये मुआहदा मुअत्तल करना सरासर कानून के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ और इस पर इंडिया के ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है। लेकिन अब मामला थोड़ा सा डिफरेंट भी है। आप ये जानते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के सियासी इन्फ्लुएंस में होते हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यकीनन वो ज़ाहिर है अमेरिका के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में है और इंडिया की बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी है अमेरिका के साथ।
इनफैक्ट अमेरिका की तरफ से शय मिलने के बाद ही इंडिया ने ये हरकत की। लेकिन बहरहाल ये मामला है कि इसको इंटरनेशनल फोरम पे उठाया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन तो हो सकता है। सिर्फ इतना होगा कि ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा। और फिर ये भी आप जानते हैं कि कॉमनली हम देखते हैं ना कि कोई बड़ा मुजरिम होता है ना, ताकतवर, तो उसकी कोशिश ये होती है कि जो केस चल रहा हो तो वो केस को डिले करे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाय करे, तारीख पे तारीख हासिल करे, क्योंकि उसकी कोशिश ये होती है कि मुद्दई का हर पेशी पे, हर तारीख पे नुकसान होता है, उसको माली तौर पर नुकसान होता है, उसको परेशानी होती है, क्योंकि ये तो उसको मालूम है कि जुर्म मैंने किया, सज़ा तो मिलेगी, लेकिन वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिले करके मुद्दई को तंग कर दे। या तो हो सकता है मुद्दई वैसे ही केस छोड़ के भाग जाए या फिर उसका बहुत ज़्यादा वो नुकसान करा ले। तो ये टैक्टिक्स इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी चलते हैं, लिहाजा और इंडिया ने पहले भी ये इस्तेमाल किया है और अभी भी वो करेगा कि इसको डिले करने की कोशिश करेगा। अब पानी का मामला बड़ा क्रिटिकल है। ज़राअत के लिए पानी चाहिए, ज़राअत के लिए पानी आज चाहिए तो मतलब आज चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अदालत की तारीख 20 दिन के बाद है या अगले महीने है तो फसल तो इंतज़ार नहीं कर सकती, फसल को तो पानी आज चाहिए। लिहाजा इस सारे सिनेरियो में केस होने के बाद भी पाकिस्तान को अच्छा खासा इसमें नुकसान हो सकता है। और फिर जो बाज़ाब्ता और फॉर्मल प्रोसेस होता है, जो कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर पाकिस्तान सिर्फ ये कर सकता है कि अब हंगामी तौर पर वो अमेरिका को इंगेज करे, क्योंकि हमारी भी डिप्लोमेसी अच्छी खासी है, हमारा ताल्लुक़ है अमेरिका के साथ बड़ा स्ट्रेटजिक किस्म का, और चाइना के साथ रिलेशनशिप है। तो सफारती सतह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है, प्रेशर डलवाया जा सकता है और हंगामी बुनियादों पर जोर देकर इस प्रोसेस को तेज़ किया जा सकता है कि इंडिया एक तो मुआहदा रिस्टोर करे और मुआहदा सस्पेंड करने से जो नुकसान हुआ है उसका भी इजाला करे। लेकिन बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अब कितना संजीदगी से और कितना तेज़ी से इस केस को फॉलो करता है और मज़ीद इसमें क्या पेश रफ्त आती है। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।